हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। देखिए, इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं कुछ एक बहुत ही ज़रूरी और वाइटल कॉन्सेप्ट्स के, जो आपके नेट इन कॉमर्स एज वेल एज नेट इन मैनेजमेंट दोनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स बड़े हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि पूरे कॉन्सेप्ट में से कुछ एक ऐसे ज़रूरी और डायरेक्ट पॉइंट्स को फिल्टर किया जाए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो आपका टाइटल है वो है कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जो डोमेन है वो आपके पेपर्स में और मास्टर्स में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करके जो सब्जेक्ट चलता है उसमें आता है। यहाँ पर ये आपका यूनिट जो मैनेजमेंट और एचआरएम रिलेटेड है उसका यहाँ पर जो है वो सोर्स का मैं मेंशन करूंगी। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कि आप जिस भी संस्था में हम कार्यरत हैं, हम जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, वहाँ का क्या कल्चर है और वो कल्चर किस तरीके से रन कर रहा है ना। उसका कॉर्पोरेट सक्सेस लेवल क्या है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उधर उस संस्था का वैल्यू सिस्टम क्या है, रिचुअल्स क्या है जो वहाँ पर तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जिस तरीके से काम किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या बनती है, फाउंडेशन स्टोन बनती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने में। तो हम उसी लेवल पर बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट की सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है ना, वो प्रभाव बहुत बहुत बड़ा होता है। उसका प्रभाव इतना यूनिक है कि एम्प्लॉय अपने आप को कंफर्टेबल उसकी पसंद के कल्चर में करता है। हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज, बिलीफ, रिचुअल, ट्रेडिशन सब कुछ आते हैं जो एक संस्था में है। तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने से, चुनने से पहले ये भी प्रयास करते हैं कि आप वहाँ के कल्चर को देखें। जैसे आजकल मेट्रो सिटीज में जब भी हम किसी कॉरपोरेट कल्चर का पार्ट बनना शुरू करते हैं या किसी कॉरपोरेट ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, तो सैटरडे संडे ऑफ मिलती है। अब वो सैटरडे संडे ऑफ अगर हम माने कि ये वीकेंड ऑफ आपके वाले ऑफिस में नहीं है, उसकी आदतों में, उसके रिवाजों में इस तरीके का वीकेंड ऑफ अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या होती है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे की तरफ कहीं पर आके रुक जाती है। तो इसलिए वो एक वीक पैटर्न बनता है। तो उसी आधार पर हम हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आज का समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कॉर्पोरेट सफलता के पीछे संगठनात्मक संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों है? क्योंकि इसका कर्मचारियों के व्यवहार और कार्यों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही दूरगामी यानी फार रीचिंग इन्फ्लुएंस इस तरीके के कॉन्सेप्ट की कर्मचारियों के दिमाग पर होती है। हम सब जानते हैं कि शुरू में हमारा जब से ये प्रोग्राम चला कॉन्सेप्ट्स का, और उससे पहले जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने ये चीज देखी कि सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी को आप काम करा करके ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, कर्मचारी की सोच को एनहांस करना पड़ेगा और उसे ये सोचने पर आपको लेकर आना पड़ेगा उस पॉइंट पर कि वो संस्था को अपनी संस्था मानना शुरू कर दे, समझना शुरू कर दे। तो उस आधार पर उसका एक दूरगामी प्रभाव बनता है। बस ये एक संस्कृति का मतलब है कि लोग किसी विशेष स्थिति में कैसे भिन्न होते हैं, उनका रिस्पॉन्स लेवल क्या होता है। तो उस आधार पर ये चीज है। इक्वेशन क्या है? संस्कृति का मतलब है विश्वास, ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड और रीति रिवाज। कल्चर इज इक्वल टू बिलीफ, नॉलेज, एटीट्यूड, नॉर्म्स और कस्टम्स। ये सारे के सारे घटक भी हैं कल्चर के। और संस्था में इन सब चीजों का होना ये सिद्ध करता है कि संस्था कितने एडवांस्ड फॉर्मेट में रन करेगी और कितना हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कितना हमारे पास में टिके रहेंगे। एचआर में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एट्रिशन एंड रिटेंशन। एट्रिशन एंड रिटेंशन क्या? एट्रिशन का मतलब होता है कि किस स्पीड से एम्प्लॉय अपनी जॉब्स को क्विट करता है, छोड़ता है।
रिटेंशन का मतलब है कि उसको कैसे बनाए रखना है, टिकाए रखना है, क्योंकि नए एम्प्लॉय को आना, फिर उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना, ये सब कुछ क्या मांगता है, बहुत सारा खर्चा मांगता है। इसीलिए उस चीज को कम करने के लिए, एम्प्लॉय टर्नओवर को दिनों दिन घटाते जाने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के जो कल्चर हैं उसको बहुत ही मजबूत रखें। अब बात आती है लेवल क्या है कल्चर का, और ये किसके द्वारा दिया गया है, एडगर शीन के द्वारा। मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोशिश ये की है कि आपको जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा की हुई बातों को एक्सप्रेस करूं, ताकि अगर आपका मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है कि किस विशेषज्ञ ने क्या दिया है, तो वो आपका यहाँ पर रिलेट हो जाए। अब कल्चर 3 लेवल पे काम करता है इनके हिसाब से। सबसे पहले काम करता है आर्टिफैक्ट्स या फिर कलाकृतियों पर। तो इसके अंदर क्या आता है, वे चीजें जिन्हें देखा, सुना और किया जा सकता है, उसे हम यहाँ पर लेते हैं। उसमें एग्जाम्पल है आपका ड्रेस कोड, व्यवहार के पैटर्न और कार्यालय का लेआउट, जिसका यहाँ पर खास मेंशन होता है। दूसरा है एस्पाउस्ड वैल्यूज या फिर मूल्यों का समर्थन। मूल्यों का, कौन से मूल्यों का समर्थन, इन्हें कहानियों और संगठन के भीतर उन लोगों की राय से पहचाना जा सकता है, जैसे किस तरीके का लैंग्वेज यूज हो रहा है, कैसा बिहेवियरल पैटर्न उठाया गया है, उस आधार पर ये आप एस्पाउस्ड वैल्यू या फिर मूल्यों को समझ सकते हैं या फिर लेकर आ सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताई है बुनियादी धारणाएं या फिर जो बेसिक अजम्पशंस इस लेवल पर काम करते हैं। ये आपको क्या बताता है कि कई बार एक एम्प्लॉय क्या करता है, कोशिश ये करता है कि वो जानबूझकर किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिजेक्ट करे, उसे अपनी सोच का हिस्सा न बनाए। तो वहां पर उसके कुछ एक अजम्पशंस हैं जो कि जानने, जो कि समझने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो है पर्यावरण के मुद्दों पर विश्वास, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए आदि। इस तरीके की प्रणाली जब एक कर्मचारी अपनाता है तो उसके लिए वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा यूनिक अप्रोच हो जाती है, जिसके माध्यम से वो कोशिश करता है कि वो अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाए। और अगर आपके कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन के या संस्था के कल्चर से संतुष्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अधिकतर ऐसा कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि एक अच्छा मैसेज दे, और फिर एक कंपनी की, एक संस्था की गुडविल भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कार्यरत जो एम्प्लॉइज हैं वो ही उसका आईना है कि ऑर्गेनाइजेशन की सोच कैसी है, उसका काम करने का तरीका कैसा है। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल आइसबर्ग या फिर संगठनात्मक हिमशैल की। इसके अंदर क्या है कि कई बार कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो आइसबर्ग के जैसे होती तो हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एकदम सामने उभर करके नहीं आती हैं। तो वहां पर किस तरीके से लिया जाता है, संस्कृति में छिपे तत्वों के विचार को अक्सर संगठनात्मक हिमशैल के रूप में समझा जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, ये 2 स्तरों पर काम करता है। कौन से वो 2 स्तर हैं? सबसे पहला है फॉर्मल एस्पेक्ट। फॉर्मल एस्पेक्ट यानी कि ये वो हैं जो पानी के ऊपर हैं। आप आइसबर्ग सोचिए किस तरीके का होता है, पानी के ऊपर भी और नीचे भी। तो वहां पर क्या फॉर्मल एस्पेक्ट्स वो होते हैं जो आपको दिखते हैं, जिनका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, गोल्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर और स्किल्स। लक्ष्य, प्रौद्योगिकी, प्रतिक्रियाएं, संरचना और कौशल, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूसिव हैं। और ये सब के सब एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी संस्था कैसा कार्य करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, वो आपके इन फॉर्मल एस्पेक्ट्स में दिखेगा। और दूसरे एस्पेक्ट फॉर्मल के अलावा जो हैं वो है आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, ये छिपे हुए होते हैं, यानी आइसबर्ग का वो वाला हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हिमशैल का वो वाला हिस्सा जो हमें नजर नहीं आ रहा है। फॉर्मल तो बिल्कुल सामने है, लेकिन जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो अलग लेवल पर रन करते हैं, वो बिल्कुल अलग लेवल पर चलते हैं। वो कौन से हैं, एटीट्यूड, स्टाइल, कम्युनिकेशन पैटर्न्स, वैल्यूज, फीलिंग्स और बिलीफ। ये सारी की सारी चीजें अलग लेवल पर यहाँ पर हमें काम करती हुई
दिखती हैं। इसमें कौन से थे? दृष्टिकोण, नजरिया क्या है, शैली, संचार पैटर्न, मूल्य, भावनाएं, विश्वास, ये सब के सब आइडियोलॉजीज, ये सब की सब सोच बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अहमियत रखने का कारण क्या है? क्योंकि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले लोगों का बिहेवियर पता पड़ता है, और जब हमें एक का बिहेवियर पता पड़ता है तो उस आधार पर हम एक इमेज बनाते हैं, और वो इमेज किसकी होती है? पूरी की पूरी संस्था की होती है। तो चाहे कोई भी स्टेक होल्डर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारे कस्टमर हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये बातें करते ही हैं कि हर स्टेक होल्डर की अपनी खुद की एक यूनिक अहमियत होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि जॉन एंड स्कोल्स ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का फ्रेमवर्क बनाया है, फ्रेमवर्क बताया है। वो फ्रेमवर्क क्या है? जॉनसन एंड स्कोल्स की सांस्कृतिक वेब की फ्रेमवर्क। अब जॉनसन एंड स्कोल्स ने कुछ एक ऐसे तत्वों की पहचान की है जो तत्व आपको क्या करते हैं? मदद करते हैं ये ढूंढने में कि कौन से ऐसे घटक हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाने के लिए। ठीक है, अब इन तत्वों की पहचान करना कि ये तत्व कैसे कार्य करते हैं और इनकी जो प्रभावित करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, वो सारा आपका यहाँ पर आएगा। फिर आते हैं रिचुअल एंड रूटीन, अनुष्ठान और उसकी दिनचर्या क्या है। तो यहाँ पर आएंगे लोगों के दैनिक व्यवहार और कार्य कि वो किस तरीके से काम करते हैं। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के घटक। घटक यानी ये वो पहलू हैं जो इस संस्कृति को प्रभावित करने वाले हैं। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका दैनिक व्यवहार और कार्य। फिर कुछ एक ऐसे प्रतीक, कौन से प्रतीक? जिसमें लोगों को, डिजाइन को आदि को शामिल किया जाता है जो कि हमारी संस्था की पहचान बनते हैं। फिर बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं। तो वहां पर है आपकी रिपोर्टिंग लाइंस, फिर हायरार्कीज, और किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी संस्था में फ्लो करती है। आपका प्रोसेस ऑफ वर्क क्या क्या रहेगा, रिपोर्टिंग की लाइनें क्या रहेंगी, पदानुक्रम, और जिस तरीके से आप अपने व्यवसाय के फ्लो को निर्धारित करेंगे वो आपका वर्क फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या बताएगा कि किस तरीके से जो हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं उनके कार्य को हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हमारी नियंत्रण प्रणाली कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो नियंत्रण प्रणाली यानी कि जो चल रहा है उसकी निगरानी के लिए कौन सी प्रक्रियाएं काम में ली जाती हैं, वे सारी। फिर बात आती है पावर स्ट्रक्चर की। पावर स्ट्रक्चर यानी कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, या संगठन किस तरीके का निर्णय लेती है, वो किसके किसके उपयोग का है, कौन कौन वो व्यक्ति है जो यहाँ पर इस निर्णयन को लेते हैं। फिर बात आती है द मैककिन्से 7S मॉडल। ये बहुत ही फेमस मॉडल है, आइसबर्ग पर भी क्वेश्चंस आते हैं, मैककिन्से के 7S मॉडल पर भी आते हैं। ये मॉडल हाईलाइट करता है किसी भी संस्था के हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। नाम से बिल्कुल क्लियर है, जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हमें रिलेट होते हैं और उनका प्रभाव तो अनडाउटेडली होता ही है, लेकिन वो बाहर से हमारी संस्था को प्रभावित करते हैं, और उसके बनस्पत जो सॉफ्ट वाले एस्पेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें आप अपनी संस्था के अंदर रह करके कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैककिन्से ने आपको क्या बताए हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए हैं। यह मॉडल संगठन के कठिन और नरम पहलुओं पर प्रकाश डालता है। अब कठिन में क्या आता है? कठोर तत्व संगठन के बाहर से अधिक दिखाई देते हैं, यानी आप बाहर से एज अ थर्ड ऑब्जर्वर आप देखोगे और आपको पता पड़ेगा, लेकिन जो नर्म तत्व हैं वो आमतौर पर केवल संगठन के भीतर से पूरी तरीके से दिखाई देते हैं। हो सकता है हमें ऐसा लगे कि कल्चर में ऐसा क्या खास है, तो उसके लिए आपको हमारी डिटेल्ड क्लासेस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, जो ये एम्फसाइज करेंगी कि कल्चर की अहमियत क्या है,
वो आपको सुननी रहेंगी, आप जरूर उनको रेफर करिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये मेंशन करना चाहूंगी कि कल्चर एक इतना मजबूत इम्पोर्टेंट फीचर है जो एक कर्मचारी को मदद करता है अपनी पसंद की ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करने में। हार्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले स्ट्रैटेजी या रणनीति आती है, दूसरा स्ट्रक्चर या फिर संगठन आता है कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, और तीसरे हैं सिस्टम। सिस्टम यानी कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सॉफ्ट एलिमेंट्स में आती है शेयर्ड वैल्यूज। सॉफ्ट एलिमेंट्स कौन से थे? जो आपको संस्था के अंदर रह करके समझ में आते हैं, और हार्ड एलिमेंट्स वो थे जो आपको बाहर से ही नजर आ जाते हैं कि संस्था कैसे काम कर रही है। तो सॉफ्ट एलिमेंट्स में शेयर्ड वैल्यूज, फिर स्किल्स में क्या कि हमारी संस्था के लोगों में या अप्रोच में ऐसी क्या खास बात है जो हम यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से मूल्य या वैल्यूज हैं जो हम सब आपस में शेयर करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं अगर कार्यरत होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऐसा एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जो हम सब जाने अनजाने अपने आप में एम्ब्रोस कर लेते हैं, हम पसंद कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसी तरीके के चलन के हम आदती हो जाते हैं। जब वो चलन फिर हमसे छूटता है तो हम अपने आप ही उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका वो कॉन्सेप्ट है। फिर है स्टाइल। स्टाइल क्या है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट की कौन सी शैली या फिर स्टाइल यहाँ पर उठाई गई है। आप सब जानते हैं लीडरशिप की स्टाइल्स कौन सी थी, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक। कौन सी स्टाइल को यहाँ पर यूज किया गया है, और उससे अंदाजा लगेगा कि एक एम्प्लॉय का, एक कर्मचारी की कितनी आवाज उठाने की क्षमता किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होगी। फिर आते हैं कर्मचारी, संगठन के भीतर कर्मियों की संख्या और उनके प्रकार। नेक्स्ट है हैंडीज के कल्चरल टाइप या फिर हैंडी सांस्कृतिक प्रकार। इन्होंने क्या बताया है? देखिए, आप सारे विशेषज्ञों की बातें पढ़ेंगे, आइडिया लगाएंगे, लेकिन एक चीज है कि इन सब ने ही कहीं ना कहीं सोर्स, जो कल्चर में रिचुअल्स चल रहे हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, उसी को मान रखा है। यहाँ पर है पावर कल्चर। ये इनकी सबसे ज्यादा यूनिक बात है, क्योंकि अभी तक ईगो एस्पेक्ट को किसी भी विशेषज्ञ ने टच नहीं किया था। तो इधर क्या है? ईगो ऑफ द की पर्सन कम्स फर्स्ट, कि उस वो पर्टिकुलर पर्सन क्या चाहेगा, ईगोइस्टिक पर्सन जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मेरा आइडिया है, जो मेरी साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में मंजूर की जानी चाहिए। दूसरा है रोल कल्चर। इधर आता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आना चाहिए कि काम क्या करना है। तीसरा है आपका टास्क कल्चर। टास्क कल्चर बोलता है कि जॉब को सही करना और समय सबसे पहले आएगा, टाइम की यहाँ पर सबसे ज्यादा अहमियत है। फिर है पर्सन कल्चर। पर्सन कल्चर क्या बोलता है कि जो यहाँ पर अभिनेता व्यक्तिगत लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं, चाहे वे संगठन के साथ संगत हो या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पर्सन कल्चर में या फिर एक इंडिविजुअल की संस्कृति में किस पर सबसे अहम बल है? उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सोच पर या उसकी अवधारणाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है। फिर बात आती है नेशनल कल्चर की। तो नेशनल कल्चर में हॉफस्टेड ने डेवलप किया ये मॉडल, क्या बताने के लिए? जैसा उसका नाम है नेशनल कल्चर, नेशनल डिफरेंसेस बताने के लिए। बाय कैसे? आइडेंटिफाइंग 5 डायमेंशंस, 5 की डायमेंशंस। कौन से हैं वो? 5 की डायमेंशंस वो देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय मतभेदों को समझने के लिए एक मॉडल तैयार किया। प्रत्येक रणनीतिकार को इन आयामों पर विचार करना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है, और वो कैसे इस पर काम करता है वो हम अभी देखते हैं कि कौन से 5 इसकी आइडियोलॉजीज हैं हॉफस्टेड की। सबसे पहला है पावर डिस्टेंस, शक्ति का असमान वितरण। ये आयाम ये बताता है कि जो समाज में शक्ति है उसे वो किस हद तक दूसरे व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार करने में असमानता लेकर आ रहा है, समानता नहीं लेकर आ रहा है। यहाँ पर असमान वितरण है कि ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे बहुत सारे लोगों से बना हुआ है
जो कि क्या कर रहे हैं, शक्ति को असमान रूप से स्वीकार कर रहे हैं। मतलब हर एक का एक्सेप्टेंस का जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर लोग शक्ति में असमानता को स्वीकार करते हैं, और कम बिजली दूरी का अर्थ है कि लोग सत्ता में असमानता को स्वीकार नहीं कर पाते। शक्ति में वो कर लेते हैं, लेकिन जहां पर बात सत्ता की आती है वहां पर वो वीक हो जाते हैं। फिर है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, या फिर अनिश्चितता से बचाव। ये वो डिग्री या वो आयाम है जहां पर क्या है, दो तीन चीजों का खास मेंशन है। कौन सी? जोखिम, अनिश्चितता और अस्पष्टता से खुद को क्या करते हैं, असहज महसूस करते हैं। उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो तीन पैरामीटर्स दिए हैं, इन तीनों ही पैमानों पर या आयामों पर उनको क्या मिले, क्लैरिटी मिले, उनको एक कंसिस्टेंसी मिले कि वो किस लेवल से काम करेंगे। यहाँ पर उन्हें अनिश्चितता से बचना है, और उसी बचाव से के लिए वो क्या करते हैं, वो जोखिमों को रेजिस्ट करते हैं कि ना हो तो ही बेहतर है। देखिए, जोखिम लेने को हतोत्साहित किया जाता है। लोग जोखिम, अनिश्चितता और अस्पष्टता से बहुत ही असहज होते हैं, जबकि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं तो वहां पर ही आपको पहले ही बता दिया जाता है कि बिजनेस लगातार एक ऐसे एनवायरनमेंट में चलता है जो रेगुलरली क्या हो रहा है, बदल रहा है, जिसमें बदलाव आ ही रहे हैं। तो कम अनिश्चितता से बचने का मतलब है कि ज्यादा सहिष्णुता वाले जो लोग हैं वो जोखिम, अनिश्चितता और अस्पष्टता के साथ सहज हैं, और हमें यही चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तीन एलिमेंट्स को हम चाहें तो भी अपनी संस्था में से बाहर नहीं कर सकते हैं, ये इसी फॉर्मेट पर चलेगा। फिर तीसरी बात क्या आती है, व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद। व्यक्तिवाद क्या बोलता है कि व्यक्ति स्वयं की जो भी जरूरतें हैं, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी देखभाल वो बहुत अच्छे से करता है। लेकिन जब बात आती है कि दूसरे की देखभाल करने की, तो वहां पर वो अपने सदस्यों के हित में सोचे, हित में बात करे, ये बहुत ही अनिवार्य है। फिर आती है मस्क्यूलैनिटी या फिर फेमिनिटी। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेल सिंबल होता है वो ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है, और स्त्री तत्व जो होता है वो कहीं ना कहीं अपना महत्व लूज कर देता है। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, इन दोनों के बीच में एक सिस्टम बिठाना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और फिर आता है टाइम ओरिएंटेशन या फिर समय का अभिविन्यास। इसके अंदर जो दीर्घकालीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ओरिएंटेशन है, वो क्या बोलती है कि ये बहुत पैरामीटर्स यूनिक हैं और जरूरी हैं। कौन से? परंपरा यानी कि ट्रेडिशंस, वफादारी, लॉयल्टी, शिक्षा और प्रशिक्षण को महत्व देना। ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये बहुत बहुत अच्छी अहमियत यहाँ पर प्ले करती हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का आज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की चर्चा करी। आपको जो जो मैंने विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, बताए हैं, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे फिर से मिलेंगे कुछ एक इन्हीं वीडियोस की तरह, और वहां पर भी हम अपना जो ओपिनियन रखेंगे, जो आइडिया रखेंगे, वो है कि ऐसे बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स को उतना ही ज्यादा सीरियसली पढ़ें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के ओपिनियन के साथ में बिल्कुल मेल खाते हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी आपको हमने प्रॉमिस किया है उसी प्रॉमिस पर खरा उतरने के लिए इस तरीके के और वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। हैव अ गुड डे।